dear students, you're most welcome to my YouTube channel Fostering Success। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं तो आज की जो सीरीज़ है वो मैं शुरू कर रही हूँ छोटे छोटे सब टॉपिक से लेके। वैसे तो कहा जाए छोटे छोटे सब टॉपिक्स आते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत, पर चूंकि नंबर सिस्टम की बात करें तो जो नंबर सिस्टम है इसमें हम संख्याओं का जो है क्लासिफिकेशन उसको पढ़ेंगे। इसीलिए मैं अभी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को ना लेके मैं इसके छोटे छोटे सब टॉपिक्स को ले रही हूँ, जैसे कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, विभाज्यता, रिमाइंडर थ्योरम जिसको कहते हैं हम शेषफल प्रमेय, और नंबर ऑफ फैक्टर्स, इनकी संख्या ज्ञात करना, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। तो इसी में से आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले रही हूँ, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस जिसको हिंदी में कहते हैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। अब आप सोच रहे होंगे कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाए, तो चलिए इसके लिए मैं बात करती हूँ। आपको सबसे पहले बहुत ही बेसिक सी बात बताती हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ और अगर मैं आपसे उस क्वेश्चन में पूछूं कि आप बताओ, ये सवाल जो मैं लिखने जा रही हूँ, मैंने कहा 13 गुणा 15 गुणा 17 गुणा 19 गुणा 43 इंटू 55 इंटू 6। ये बड़ी सी जो संख्या देख रहे हैं, मैंने कहा यदि मैं इन सारी संख्याओं का गुणा करा दूं, यदि मैं इन सारी संख्याओं का गुणा करा दूं तो गुणनफल के अंत में आपको कितने शून्य प्राप्त होंगे। मैंने कहा इन सब का गुणा करा दिया जाए तो इनके गुणनफल के अंत में आपको कितने शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। शून्यों की संख्या इनके गुणनफल के अंत में क्या होगी, ऐसे अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो एक बात बताओ, अगर परीक्षा के समय हमारे पास ये क्वेश्चन होता है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर्स के कोई भी गैजेट्स अलाउड नहीं होते हैं, तो आप कैसे फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या लग रहा है कि भाई सीधे सीधे गुणा है, हमें गुणा करा देना है, हम गुणा कराएंगे और फिर आंसर कर देंगे। पर बात करें, ये तो फिर भी छोटा सवाल है। इससे पहले भी जो परीक्षाओं में सवाल आए हैं वो इनसे भी बड़े मल्टीप्लिकेशन दिए गए थे। यानी आप इसका गुणा करेंगे, फिर आप इसमें देखेंगे कि भाई पूरा गुणा किया आपने इन सारी संख्याओं को, फिर देखा कितने शून्य हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें आपको कितना अधिक समय लगने वाला है ना। और जबकि बात करें तो हम अब केवल हमारा जो टारगेट है वो फर्स्ट डिवीजन से पास होना तो है नहीं, हमारा टारगेट है सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट में आना, है ना। तो इसीलिए अब इसकी बात करें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ गुणा नहीं कराना है। अब भाई गुणा नहीं कराना है तो कैसे इस सवाल को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि आप कितनी इजीली इतने आसान तरीके से कैसे इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हैं। तो चलिए नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो शून्य होता है, इस शून्य का कॉन्सेप्ट क्या है, ये शून्य कैसे बनता है, कैसे शून्य की उत्पत्ति होती है। तो चलिए अब हम बात करें शून्य की उत्पत्ति कैसे होती है, तो बताओ भाई ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। आप बताइए कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। चलो मैं बताती हूँ। आपने मुझसे कहा कि मैम कोई से भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि आपने 2 और 5 को ले लिया, कितना आया 10, 0 मिल गया। या फिर आपने 4 और 25 को ले लिया, कितना आया 100, 0 हो गया। आपने 6 और 5 को ले लिया, कितना आया अब आपने कहा कि भाई 6 और 5 का गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 30, यहाँ से भी क्या मिला हमें एक शून्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। या आपने कहा कि 8 का 5 में गुणा कराएंगे क्या हुआ 40, तो क्या मिला एक शून्य मिला। आप दूसरे नंबर्स भी कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपने कहा कि मैंने 10 का 3 में गुणा कराया, क्या मिला 30, 0 मिल गया। आपने कहा आपने 12 का गुणा कराया 15 में 180 आया, 0 मिल गया कि नहीं मिल गया।
मिला है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये देखा, मैंने कहा 25, 25 में गुणा करा दो आप किससे, 4 से करा दो, कितना हो गया 25 में 4 से, अभी हमने कराया था, चलिए 6 ले लेते हैं, 6 से गुणा कराया, कितना आया 150, एक जीरो मिल गया। यानी कुल मिला के हमने देखा कि जीरो हमें कब मिल रहा है, जीरो हमें मिल रहा है जब हम कोई भी सम संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें 2 निहित होता है, जो 2 का मल्टीपल होती हैं, वो क्या होती हैं, सम संख्याएं। कोई सम संख्या या 5, या फिर सीधे सरल शब्दों में कहें ऐसी कोई संख्या, 2 या 2 से बनने वाली कोई संख्या तथा 5 या 5 से बनने वाली कोई संख्या का जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, हमने 2 का 5 में गुणा कराया, क्या मिला 10, जीरो मिल गया। अब हमने 2 से बनने वाली संख्या 6 का 5 में गुणा कराया, क्या मिला 30, जीरो मिल गया। अब हमने 2 से बनने वाली संख्या 4 को लिया और 5 से बनने वाली संख्या 25 को लिया, कितना मिला 100, 2 जीरो मिला। इस बार हमने 8 और 5, 8 क्या है 2 से बनने वाली संख्या, और 5 का गुणा कराया 40 मिल गया। अब मैंने 2 से बनने वाली संख्या 12 ली और 5 से बनने वाली संख्या 15 ली, गुणा कराया, कितना मिला 180, एक जीरो मिल गया। अब 2 से बनने वाली संख्या 6 और 5 से बनने वाली संख्या 25 ली, गुणा कराया 150 मिला, यानी एक जीरो मिला। यानी हम सीधा कह सकते हैं कि शून्य का बनना निर्भर करता है कब, जब 2 या 2 से बनने वाली कोई संख्या और 5 या 5 से बनने वाली कोई संख्या का आपस में गुणा कराया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, शून्य प्राप्त होगा। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को, बस इतनी सी बात आपको अभी जितना हमने पढ़ा है सारा वो नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, वॉश आउट हो गया है, कोई बात नहीं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि शून्य कैसे बनता है, समझना नहीं है, आप जानते हैं ये कि 2 या 2 से बनने वाली कोई संख्या या 5 से बनने वाली कोई संख्या का जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, शून्य। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 से ना बनी हो या 5 से ना बनी हो, गुणा कराने पे शून्य मिल जाएगा, आप बिल्कुल सोच सकते हैं। चलिए अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते हैं। चलिए तो अभी तक हमने ये देखा कि शून्य बनता कैसे है, 2 और 5 के गुणनफल से, या 2 और 5 से बनने वाली संख्याओं के गुणनफल से। अब सवाल ये आता है कि कितने शून्य बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो इसके लिए भी हम डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक काम करते हैं, मैंने बहुत डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ, बस ध्यान से देखिएगा। 2 का गुणा मैंने 5 में किया, 2 का गुणा 5 में किया, क्या मिला 10, कितना शून्य मिला, एक शून्य मिला कि नहीं, 1 0। इस बार मैंने 2 को 2 बार लिया और 5 को 1 बार लिया, गुणा कराया, बोलो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, कितना आएगा 20। शून्य कितना आया, 1 आया। इस बार मैंने क्या किया कि 2 को भी 2 बार रखा और 5 को भी मैंने 2 बार रखा, गुणा कराया, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, कितने शून्य आए, 2 शून्य आए, कितने जीरो मिले, 2 जीरो मिले। अब मैंने एक काम किया, मैंने 2 को तो 3 बार लिया, 2 को 1 बार लिया और 5 को मैंने 2 बार ले लिया, 5 को 2 बार ले लिया। अब गुणा कराया तो कितना मिला, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, शून्य कितना मिला, 1 शून्य मिला। अब मैंने 2 को भी 3 बार लिया और 5 को भी 3 बार लिया, 2 को भी 3 बार लिया और 5 को भी मैंने 3 बार लिया और इनका गुणा कराया। इनका गुणा कराएंगे तो अपना कितना आ जाएगा 1000, यानी कि कितने शून्य, 3 शून्य मिलेंगे। तो अब मैंने यहाँ से मैं आपको बात क्या बताना चाहती हूँ, इसमें फोकस करिएगा, देखिएगा। इसमें आपने ये देखा कि जब हमने 2 का 5 में गुणा कराया तो हमें कितना शून्य मिला, 1 शून्य, सही है। इस बार मैंने 2 को 2 बार लिया और 5 को 1 बार लिया, तब भी 1 ही शून्य मिला। यानी कहीं ना कहीं यहाँ से हमें ये बात समझने को मिलती है कि नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर,
कि कितने पेयर बन रहे हैं 2 और 5 के। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, सिर्फ पेयर पे फोकस करना है। जितने भी पेयर बनेंगे उतने ही 0 बनेंगे। जैसे यहाँ पे 1 पेयर बना तो कितना 0 बना, 1। यहाँ 2 और 5 का कितना पेयर बना, देखो भाई, भले 2 में 10 बार लिख दूं, 2 को मैं और कई बार लिख दूं, पर 5 एक ही है, तो देखो पेयर तो फाइनली एक ही बन रहा है, और पेयर एक बन रहा है तो शून्य भी कितना बनेगा, एक ही बनेगा। इस बार मैंने 2 को 2 बार लिया और 5 को भी 2 बार, यानी 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, 2। 2 और 5 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पे शून्य भी कितने बन गए, बोलो, 2 बन गए। अब मैंने फिर देखा यहाँ पे पेयर कितना बन रहा 2 और 5 का, केवल 1, क्योंकि भाई 5 को मैं और 2-3 बार लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, पेयर पे। पेयर कितना बन रहा है 2 और 5 का, 1, तो शून्य कितना बना, 1 बना। ऐसे इसमें देखो 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3, 3 जोड़े बन रहे हैं 2 और 5 के, तो कितने शून्य बन जाएंगे, 3। यानी कि हम इस बात से कह सकते हैं कि जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य बनेंगे। अब ये सवाल जो मैंने आपको दिया था इसको करना बहुत आसान हो गया आपके लिए। कैसे, आपको सिर्फ जैसे कि आपने देखा कि हमने अर्जुन वाली कहानी तो सुनी थी, द्रोणाचार्य ने बोला कि उनसे, अर्जुन से, कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है जिस पे निशाना लगाना, ना कि उनको पेड़ दिख रहा था, ना पत्ते दिख रहे थे, ना ही वहां का आसपास का कुछ एनवायरनमेंट दिख रहा था। ऐसे ही आपको करना है। आपको अगर शून्य को ढूंढना है तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किस पे, 2 पे और 5 पे, क्योंकि शून्य कैसे बनता है, 2 से और 5 से। तो देखिएगा अब इस क्वेश्चन को करना कितना आसान है, मेरे साथ में सॉल्व कीजिएगा। देखो 13 अभाज्य संख्या है जिसके गुणनखंड में ना तो 2 आता है ना ही 5 आता है, तो 13 तो अपने काम का नहीं है, इसको हटा दिया हमने, हटा दिया। अब आगे बात करते हैं 15 अपने काम का हो सकता है। कैसे हो सकता है 15 अपने काम का, क्योंकि इसमें क्या होता है, 5 होता है। हम जानते हैं 15 के गुणनखंड अगर देखे जाएं तो क्या होता है, 3 गुणा 5। अब 15 में 3 भी होता है और 5 भी होता है। 3 और 5 दोनों में अगर बात करें तो 15 में जो अपना 3 और 5 दोनों होता है, इसमें हम ये कहेंगे कि 3 तो हमारे काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई हमें तो 0 ढूंढना है, हमें गुणा थोड़ी ना करा के इनका आंसर बताना है। तो हमने कहा ये 3 का काम गया, यहाँ से हमें क्या मिला, 1, 5 मिला। ठीक, अब बात करते हैं 17 की। 17 अभाज्य संख्या है जिसके गुणनखंड में ना तो 2 आता है और ना ही 5, तो 17 भी किसी काम का नहीं, ये भी हट गया, है ना। 19 की बात करें तो 19 भी ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड में ना 2 होता है और ना ही 5, 19 का भी काम खत्म हो गया। 43 में अब आप ये मत सोचना कि भाई ये 4 लिखा है तो इसमें ये 2 होता है, 2 गुणनखंड में आएगा, नहीं भाई। 43 अभाज्य संख्या है, 43 के गुणनखंड नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि 43 भी अपने काम का नहीं है। अब बात करें 55 की, तो 55 में कितनी बार 5 मिलेगा, 2 बार बिल्कुल मत सोचना कि भाई दिखने में लग रहा है 2, 5, तो जरूरी नहीं जो दिखता है वही सही होता है। आपको समझना है इसको कि 55 जो होता है वो होता है 11 गुणा 5। 55 क्या होता है, 11 गुणा 5। इसमें से अपने काम का सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5, 11 काम का नहीं है, तो हमने यहाँ से फिर एक 5 को उठाया। ठीक है, अब ये भी गया। अब 6 की बात करें तो 6 क्या होता है, 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 में 3 किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें तो शून्य गिनना है, तो हमने क्या किया, 3 को हटाया, अपने काम का क्या है, 2। अब फाइनली यहाँ पे हमने देखा कि 2 और 5 का जोड़ा कितना बन रहा है, पेयर कितना बन रहा है, 1। अगर 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। यानी यहाँ पे सवाल का कैलकुलेटर से भी जब गुणा कर लेंगे, कैसे भी करेंगे, मेहनत से करेंगे, तब भी आपके गुणनफल के अंत में शून्य कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये होता है नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट। अभी मैंने सिर्फ बेसिक सवाल बताए हैं, आगे मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी। एक बार आप इतना लिख लीजिए और समझ लीजिए। अच्छा, इसी सवाल की बात करें तो मैंने आपको समझाया है, इसीलिए डिटेल में लिखा है, आपको ऐसे समझने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा देखते हैं 13 काम का नहीं है, 15 में से क्या मिला, 5 मिला एक बार।
17 काम का नहीं है, 19 काम का नहीं है, 43 काम का नहीं है, 55 में 5 मिला एक बार, यानी यहाँ तक हमें 2 बार 5 मिल चुका है। 6 में 1 मिला 2, यानी 2 और 5 का पेयर बना 1, और 1 पेयर बनने का मतलब शून्य कितना मिला 1। तो आप देख रहे हैं जिस क्वेश्चन को आप पूरा गुणा करके आंसर करते पूरी मेहनत के साथ, उसको आप बिना पेन उठाए विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। यू कैन पेन इट डाउन। चलिए तो आप अभी जो हमने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 सवालों को लिखा है। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और जितना कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है उसको पक्का करते हैं एकदम बढ़िया से कि समझ में आ गया है। अब हम कैसे भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे मैं अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगी। चलिए तो जो अभी हमने पढ़ा है, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको पूरा पक्का क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 सवालों को लिखा है, उनको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 15 गुणा 17 गुणा 22 गुणा 35 गुणा 37 गुणा 41। हमें याद करना है कि इनके गुणनफल के अंत में हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे। हमें पता है शून्य को ढूंढने का मतलब हमें किस पे फोकस करना है, 2 पे और 5 पे। तो सिर्फ और सिर्फ हमें उसी को देखना है और क्या अपने काम का नहीं है उसको हटाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 15 और 17, 17 में 17 एक अभाज्य संख्या है, यहाँ से ना तो हमें 2 मिलेगा ना ही 5 मिलेगा, तो हमने हटा दिया। और क्या है, 37 है भाई, 37 भी किसी काम का नहीं है, और 41 ये भी किसी काम का नहीं है क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। तो ये संख्याएं हो गई अपने काम की नहीं है, इनको हटा दिया। अब देख रहे हैं सवाल अपना बन गया है छोटा। अब बात करते हैं 15 में जो 15 के गुणनखंड होते हैं वो होती है 3 गुणा 5। यहाँ पे 3 तो काम का नहीं है, इस 15 से हमें क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, 22 के फैक्टर करेंगे तो क्या होते हैं, 2 गुणा 11। तो यहाँ पे 11 तो काम का है नहीं क्योंकि हमें किससे मतलब है, शून्य से, तो हमने यहाँ से उठा लिया 2 को। ऐसे ही 35 क्या होता है, 5 गुणा 7। तो यहाँ पे 7 तो काम का है नहीं, हमारे काम का क्या है, 5 है, हमारे काम का यहाँ 5 है, तो हमने 5 को उठा लिया। तो आप देख रहे हैं फाइनली आप 2 और 5 के कितने पेयर बने हैं, 1 पेयर। अगर 2 पेयर बनते तो कितने शून्य बनते, 2 बनते। 1 पेयर बना तो इस गुणनफल के अंत में कितना शून्य प्राप्त होंगे, 1 0 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 100 तक की विषम संख्याओं का गुणा करने पे शून्य कितने प्राप्त होंगे। 100 तक की सारी विषम संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा कर दें तो हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं हम। देखो विषम संख्याओं की बात करें तो हम जानते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। 2 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ऐसे ऐसे कहाँ तक चलता जाएगा, टिल 99। 99 आखिरी विषम संख्या होगी अगर 100 तक की विषम संख्याओं की बात की जाए। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे मैंने विषम संख्याएं लिखी हैं, हमें बताना है इनका गुणा करने पे शून्य कितने मिलेंगे। तो चलिए आप पहले मुझे ये बात बताओ कि आपको क्या लग रहा है, क्या हम इन सबका गुणा करेंगे भाई। 99 तक तो बहुत सारी संख्याएं हो जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं। गणित में हमेशा ध्यान रखना, जब आपको लगे ना कि सवाल कुछ ज्यादा लेंदी हो रहा है तो सोच लेना इसका कोई बढ़िया सा तरीका है। तो देखो आप जानते हैं विषम संख्याएं वो होती है जिनके अंदर 2 नहीं होता है, और 2 नहीं होता है तो 0 कैसे बनेगा भाई। 5 तो कई बार मिलेगा विषम संख्याओं में, हमें 5 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, 45 में मिलेगा, पर 2 एक बार भी नहीं मिलेगा। और जब 2 ही नहीं मिल रहा तो अकेला 5 क्या करेगा, क्या शून्य बना पाएगा अकेला 5, बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो हमें पता है चूंकि सारी विषम संख्याएं कैसी होती हैं, जिनमें 2 नहीं होता, और जब 2 नहीं है तो इनमें कोई भी शून्य नहीं होगा। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कुछ भी नहीं होगी, 0 शून्य आएगा। 0 शून्य कहने का मतलब कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। अब आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, क्या दिया गया है,
100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो भाई 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने क्या किया कि ऐसी अभाज्य संख्याओं के लिए हमने कहा कि सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, बताइए 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे ऐसे चलती जाएंगी अपनी अभाज्य संख्याएं। और 100 तक की बात करें तो 100 में जो आखिरी अभाज्य संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 97। ये सारी अभाज्य संख्याएं हो गई अपनी। और जब ये अभाज्य संख्याएं हो गई तो अब हमें नंबर ऑफ 0 ढूंढना है। अच्छा, आप ये बात जानते हैं कि 2 एक इकलौती, 2 is the only even prime number। हाँ, मैं बता दूं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे अभाज्य मतलब क्या होता है, प्राइम, और विषम मतलब होता है ऑड, और इवन जो होता है वो सम होता है। यानी 2 एक इकलौती अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या होती है, नहीं तो जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी कैसी होती है, विषम होती है। तो अब अपना सवाल तो बहुत आसान बन गया, जब आपने पहले वाले सवाल को कर लिया है तो ये तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब देखो, अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलती जाएंगी आगे आगे आगे। पर हमने ये कहा कि यहाँ से हमें जो 2 और 5 की बात करें तो ये एक बार जो 2 है वो सिर्फ एक बार मिलेगा, क्योंकि 2 ही एक इकलौती अभाज्य संख्या है, बाकी की सारी संख्याएं विषम होंगी, और विषम होंगी जो कैसी होती है, जिनमें 2 नहीं होता है। यानी हमने कहा कि इनमें जो पेयर बना वो कितना बना, 1 बना। तो हम कह देंगे गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, 1 शून्य प्राप्त होगा। रहे आगे इन द 4th क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13 पूरा पैटर्न 99 तक चला है विषम संख्याओं का। विषम संख्याएं हैं ये, और इसके बाद है 2 की पावर 4, 2 की घात 4 आ गया यहाँ पे। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे विषम संख्याओं की। तो कितनी भी संख्याएं हो, हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ 2 पे और 5 पे। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि 2 तो केवल यहाँ मिलेगा 2 की पावर 4, यानी 2 कितनी बार मिला हमें, 4 बार, जबकि 5 तो कई बार मिलेगा। 5 यहाँ विषम संख्याओं में 5 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 75 में मिलेगा, इस तरीके से मिलता जाएगा। यानी 5 तो हमें सफिशिएंट टाइम्स मिल ही जाएगा। तो हम कह देंगे कि भाई 2 मिला 4 बार, 5 तो पर्याप्त मिल ही जाएगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। यानी कितने शून्य आएंगे इसके गुणनफल के अंत में, 4 शून्य आएंगे। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बात करते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट की। आप इतना लिख सकते हैं, इसमें जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यू कैन पेन इट डाउन। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं, अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं एक सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याएं, सम विषम सारी संख्याएं लिख रखी हैं। आपको बताना है यदि इन सारी संख्याओं का गुणा किया जाए तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टिल 100। अब कैसे किया जाए, अभी तक अगर ये विषम संख्याएं होती तो हम कह देते कि भाई 2 नहीं मिलेगा तो आंसर हो जाएगा, कोई भी शून्य नहीं मिलेगा। अब इसको कैसे किया जाए, सोचिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही समझदारी से आपको ये बात देखनी है क्या, कि अगर बात कर रहे हैं हम 0 की तो हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है, 2 पे और 5 पे। बाकी की गिनती हमारे लिए बेकार है, बाकी की गिनती पे हमें फोकस नहीं करना है। अब 2 और 5 की बात करें तो हम बात करें 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में, तो 2 तो बहुत बार मिलेगा भाई, 2 में मिलेगा, 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 में, 10 में, 12 में। भाई सम संख्या है 2, हर दूसरे स्थान पे मिलेगी। तो आपको नहीं लगता कि 2 को गिनना तो मूर्खता होगी, 2 को हम क्यों गिने। इसलिए बेहतर होगा हम किसको काउंट करें, 5 को, क्योंकि भाई 2 तो हमें पर्याप्त बार मिल ही जाएगा। हमें पेयरिंग से मतलब है 2 की और 5 की, तो हम किसको गिनेंगे, 5 को। हम देखेंगे 5 हमारी संख्याओं में कितनी बार आ रहा है।
5 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि 5 कैसे आएगा भाई, देखो 1 से लेके 10 तक में बात करें तो पहले 5 में आ जाएगा, फिर 10 में, फिर आगे 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, 35 में, 40 में। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि 5 को जो काउंट करना है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ईजी है रदर देन 2 के, क्योंकि 2 को गिनने में तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और बहुत ज़्यादा बार आएगा, हमें सिर्फ काम से मतलब है अपने कि कितने काम किए हैं। तो चलिए अब हम 5 को गिनते हैं। अब 5 को भी आपको ऐसे नहीं गिनना है कि भाई 5 फिर 10 फिर 15 इस तरीके से 20 फिर 25, 25 में 2 बार आ गया तो ये 6 हो गए, फिर 30, 30 में 1, 35 में 1, 40 में 1, 45 में 1, फिर 50 में 2 बार आ गया तो 12 हो गए। ऐसे नहीं गिनना है आपको, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ 100 तक की है। अगर मैं आपसे यही पूछ लूँ कि 1000 तक की संख्या है, 1 से लेके 100 तक की सभी जो है 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करें तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, तब तो आपके लिए ऐसे गिनना बहुत कठिन हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट को कि कैसे हम नंबर ऑफ 5 काउंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हमें गिनना है 5 को। 5 को गिनने का सबसे अच्छा तरीका, ये जो तरीका मैं बता रही हूँ ये सिर्फ 5 के लिए नहीं है, ये किसी भी संख्या के लिए हो सकता है। जैसे हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के लिए कंडीशन है कि संख्याएं 1 से होनी चाहिए। कहाँ से होनी चाहिए? 1 से। तो हमें अगर 100 तक की संख्याओं में 5 को गिनना है तो हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे 100 में। 5 का भाग हमने दे दिया किसमें? 100 में। देखो भाई 5 दूनी 10, 20। भाग तब तक देते जाना है जब तक इसमें भाग जा रहा है, यानी कोई छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए 5 से। फिर भाग दिया 5 को 20। अब आप देख रहे हैं कि 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 4 छोटी संख्या है, तो आप कह देंगे कि ये जो भी क्वेश्चन आए हैं इनको जोड़ दो। 20 और 4 कितना हुआ? 24। यानी आप ये कहोगे कि जो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं की बात करें तो इनमें 5 कितनी बार मिलेगा हमें? 24 बार। और 5 24 बार मिलेगा तो 2 तो पर्याप्त बार मिल ही जाएगा। यानी क्या कह देंगे कि गुणनफल के अंत में 5 भी कितनी बार आएगा? 24 बार। और शून्य भी कितने आएंगे? 24 आ जाएंगे शून्य। आगे बात समझ में? तो ऐसे हम आंसर कर सकते हैं। ये सिर्फ 100 तक के लिए ही नहीं है। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि आप मुझे बताइए 1000 फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मैंने कहा 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए। 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का अगर गुणा करें तो कितने शून्य प्राप्त होंगे? हमें गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे? करिए फटाफट। आप सॉल्व कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना है। अब 1000 तक का पूछा है तो क्या करेंगे, हम 1000 में भाग दे देंगे। किससे? 5 से। 1000 में 5 से भाग दे दिया, 5 दूनी 10, 200 आ गया। फिर भाग जाएगा 5 को 20, 40 आ गया। फिर भाग जाएगा 5 अट्ठे 40, चला गया भाग। फिर देखो 5 का एक बार जाएगा भाग, 5 एका 5। तो इस तरीके से हमने कहा कि इनको जोड़ देंगे। तो देखो सबको जोड़ेंगे, 200 और 40, 240 और 8 48 और 1 49। तो कितने शून्य मिल जाएंगे? 249 शून्य मिल जाएंगे। या कहें कि हमें 5 कितनी बार मिलेगा? 249 बार मिलेगा। आपसे बोला है 777 फैक्टोरियल को डिवाइड करने में 7 की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? या सीधे शब्दों में कहें, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं 777 फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल जो शब्द होता है उसको समझो कि जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब 5 का गुणा कराते जाना है कहाँ तक? 1 तक। जैसे मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब है 3 का गुणा कराते जाना है 1 तक। तो ऐसे ही अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 777 फैक्टोरियल, अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 777 फैक्टोरियल, तो 777 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 777 का गुणा चलते जाएगा कहाँ तक? 776, 775, इस तरीके से कहाँ तक? 1 तक चलता जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 से लेके 777 तक की संख्याओं का गुणा कराने में 7 कितनी बार प्राप्त होगा? 1 से 777 संख्या तक की संख्याओं का गुणा कराने में 7 कितनी बार प्राप्त होगा? तो चलिए बात करें। इसके लिए मैं आपको बहुत ही बेसिक सा एक पॉइंट बताती हूँ, ठीक है? जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत ही शॉर्ट में बताती हूँ, यहाँ पे देखिएगा। जैसे मैंने कहा आपसे कि संख्याएं लिखी हैं 1 से लेके कहाँ तक की? 20 तक की। इनमें 7 कितनी बार आएगा? 1 से लेके
20 तक की संख्याओं का गुणा करें तो 7 कितनी बार आएगा। तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि 1 से लेके 10 तक में एक बार आएगा 7, फिर 20 तक में कहाँ पे आएगा, 10 से 20 तक में 14 में आएगा, यानी 7 कितनी बार आएगा टोटल, 2 बार। अब ये तो आपने गिन लिया, पर बात करें 777 तक की संख्याओं की, तो आप कैसे गिन पाएंगे इसको। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको 7 गिनना है तो 1 से संख्याएं हैं, आप इस 20 को 7 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आप कह देंगे 7 कितनी बार आएगा, 2 बार आ जाएगा। कैसे, एक तो 7 में आएगा, फिर 14 में आएगा। ऐसे आप 30 तक ले लेंगे तो 3 बार आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमने ये तो शॉर्ट में समझा। अब ऐसे ही हम बड़े से बड़े सवाल को भी कर सकते हैं। जैसे हमें 777 में 7 की पावर देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। डिवाइड किया 1 1 1, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक भाग जा रहा है। 7 एकम 7, 4 बचा 41 हो गया, पर हमें 7 पंचे 35 तक ही रखना है। हमें ध्यान रखना है कि शेषफल बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें भाग पूरा देना है। अब फिर से देखो, 7 दूनी 14, अब भाग नहीं जा रहा है, हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। 2 5 7 और 1 8, 1 और 1 2, यानी कितनी बार आएगा, 7 की पावर 128, यानी 7 कितनी बार आ जाएगा, 128 बार आ जाएगा। आपको सॉल्व करना है कि 1 से लेके 125 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करें तो गुणनफल के अंत में हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे। आपके 4 ऑप्शन भी गिवन है यहाँ पे। ऑप्शन 1 is 25, सेकेंड 1 is 30, थर्ड 1 is 31 एंड लास्ट 1 is 28। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।